तो अब हम स्टार्ट करते हैं 19 मार्च के बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है वो है अबाउट भव्या स्कीम। भव्या स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। तो जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ये स्कीम जो है ये हमारे भारत के जो बिजनेसेस हैं, उद्योग हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करी है। ये स्कीम को हमारी कैबिनेट ने 18 मार्च में लॉन्च करा था। इस कारण ये स्कीम पीआईबी में भी 18 मार्च में इस स्कीम के बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल के बेसिस पे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, मतलब पीआईबी के न्यूज़ के बेसिस पे ही बिजनेस स्टैंडर्ड में 19 तारीख को ये आर्टिकल आया है। और इस आर्टिकल में भी पूरी स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है उस आर्टिकल से, और उस पीआईबी के ही जो नोट्स हैं उन दोनों को ही मिला के मैंने ये वाला नोट्स है हमारे, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, बनाए हैं। तो ये नोट्स अगर पढ़ लोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो भव्य स्कीम जो है ये यूनियन बजट 2024-25 में भी अनाउंस की गई थी, और उस अनाउंस करने के बाद अब जाके 2026-18 में इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो डेट ऑफ अप्रूवल विल नॉट बी आज, तो ये हमको याद नहीं रखना। ठीक है, ये स्कीम में गवर्नमेंट का गोल क्या है? गवर्नमेंट एक रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहती है। रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क, और इन रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क को गवर्नमेंट नाम दे रही है, दीज आर प्लग एंड प्ले पार्क। दीज आर प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं इस स्कीम के अंतर्गत जहाँ पे कंपनी इजीली अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सके। पहले क्या होता था, या अभी भी बोल सकते हैं, अर्लियर होता क्या था कि इंडिया में अगर किसी कंपनी को एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, कंपनी को एक फैक्ट्री को स्टार्ट करना है, तो उसको बहुत सारे दिक्कतें आती थी। उनको लैंड इश्यूज आते थे, लैंड एक्वायर करने में लैंड ही नहीं मिलती थी। दूसरी अगर लैंड मिल भी गई तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता था, उसमें रोड का इशू होता था, रोड नहीं रहती थी, उसमें वाटर सप्लाई जो थी वो रहता नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे बॉटलनेक जो थे वो एक इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे थे। इसी के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई परमिशंस नहीं मिलती थी, और अगर परमिशन हमको लेनी भी होती थी तो हमको बहुत सारे अलग अलग जगह परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता था, और उसमें बहुत टाइम लगता था। तो इसके कारण क्या होता था, कंपनी जो था उनके प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में बहुत ही डिले होता था, और जिसके कारण कंपनी सोचती थी भाई इस डिले को बचाया जाए, और वो धीरे धीरे अलग अलग सस्ती कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गई या वियतनाम हो गई, इनमें वो चले जाते थे, जिसके कारण हमारे इंडिया को नुकसान होता था। तो भव्या स्कीम जो है वो ये बोलती है, ये इसी चीज़ को एड्रेस करती है। वो ये बोलती है कि भाई हम सब रेडी कर देंगे, तुम बस आओ और तुम फैक्ट्री बनाओ। उसी कॉन्सेप्ट को, उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंतर्गत बोला, भाई हम प्लग एंड प्ले मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो लैंड है आपके लिए वो रेडी है, आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना देंगे वो रेडी होगा, और आपके लिए सारे अप्रूवल्स भी जो होंगे वो भी रेडी होंगे। तुम बस आओ, तुम अपनी मशीन लगाओ और तुम प्रोडक्शन को स्टार्ट करो। तो इस प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क में क्या होगा, इसमें सबसे पहले एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे कि रोड्स होंगी इंटरनल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके बाद वाटर की सप्लाई होगी, उसके बाद उसके साथ साथ ड्रेनेज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी चीज़ें होंगी वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा भाई, जो भी फैक्ट्रीज आप बनाओगे उनके लिए शेड होंगे,
वेयर हाउसेज होंगे, ठीक है, टेस्टिंग लैब्स होंगे, और तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। आपको जो वर्कर्स आप फैक्ट्री में काम कराओगे जिनसे, उनके लिए हाउसिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। हम जितनी भी बेसिक अलग अलग फैक्ट्री एमिनिटीज़ होती हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर, और जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती वो भी होंगी। और उसके बाद हम एक्सटर्नल कनेक्टिविटी भी देंगे। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि हम हाईवे, उस फैक्ट्री के आसपास हाईवे बनाएंगे जो कि एक नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगा, और हम रेल कनेक्टिविटी भी देंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक सोच है जो कि बहुत अच्छी सोच है। अब इस स्कीम के बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब उन फीचर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑपरेट होगी, और इसको इम्प्लीमेंट जो करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक एजेंसी है, वो जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC। ये जो होगी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। इस स्कीम के लिए टोटल 33,660 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं, और इस स्कीम के अंतर्गत जो टारगेट एरिया कवरेज है वो भी 33,600 एकड़ है। 660 एकड़ है टोटल आउटले, और सिर्फ 600 एकड़ जो है वो एरिया अंडर कवरेज। तो ये इससे हम चीज़ें याद कर सकते हैं। ये स्कीम को 6 साल के अंतराल में बनाया जाएगा। 6 साल में पूरा कर दिया जाएगा। 6 साल में इतने पैसे खर्चे कर लिए जाएंगे और इतना एकड़ में फैक्ट्री सेटअप कर ली जाएगी, और 2026-27 से स्कीम लागू हो जाएगी। टोटल 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। टोटल 100 पार्क जो हैं वो टोटल 33,600 एकर्स में बनेंगे, और इसमें 33,660 CR रुपए खर्च होंगे। तो याद रखना, ये अलग अलग फेजेस में होगी, और पहले फेज में सिर्फ 50 पार्क को बनाया जाएगा 100 सिटीज़, सिलेक्टेड 100 सिटीज़ में। उसके बाद धीरे धीरे ये 50 सिटी में और ही बनाया जाएगा। हर एक पार्क का साइज़ इंडिविजुअल, अगर हम एक पार्क की बात करें, ऐसे तकरीबन 100 पार्क बनेंगे, तो हर एक पार्क का साइज़ जो है वो 100 एकड़ से लेके 1000 एकड़ के बीच में होगा। ये जनरल साइज़ होगा, मतलब 100 के कम नहीं होगा। 100 तो होगा ही, 100 से 1000 के बीच में होगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो उसमें मिनिमम जो एकर्स हैं, मिनिमम जो एरिया है वो 25 होगा। मतलब जनरली 100 होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में 25 एकड़ जो है वो मिनिमम हो सकता है, और 1000 एकड़ तक जा सकता है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये पैसे कैसे देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट का स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का इस स्कीम के अंतर्गत। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक पर एकड़ में प्रोवाइड करेगी, जिसमें रोड, पावर, वाटर, ड्रेनेज, ये सब चीज़ें बनेगी। और 1 करोड़ रुपए के अलावा, 1 करोड़ रुपए पर एकड़ के अलावा गवर्नमेंट 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक भी प्रोवाइड करेगी फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी सपोर्ट, ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल मॉडल को समझने के लिए हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट है वो से 3 करोड़ का बना, और वो सिर्फ 1 एकड़ का पार्क है, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल बेनिफिट देगी। तो फॉर एग्जांपल 1 एकड़ का ही पार्ट है, तो 1 करोड़ रुपए जो है, 1 करोड़ रुपए जो है ये हमारी भव्य स्कीम के अंतर्गत, BHAVY, ठीक है, हाँ, भव्य स्कीम के अंतर्गत
1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। अब इस स्कीम में ये जो प्रोजेक्ट बनेगा 1 एकड़ में, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए आई है, जिसमें 1 एकड़ सरकार दे रही है स्कीम के अंतर्गत, तो इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो मॉनिटर करेगी। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये बनाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा बॉडी बनाएगी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ही उसकी देखरेख करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होंगे। बेसिकली एक बॉडी होगी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, जिसमें कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कुछ परसेंटेज प्राइवेट प्लेयर्स का होगा, तो कुछ परसेंटेज और कुछ और बॉडीज़ का होगा। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एक, और उसमें उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर भी शामिल होंगे। तो वो सब मिलके बाकी के 2 करोड़ रुपए बाकी के 2 करोड़ रुपए लगाएंगे और इस प्रोजेक्ट को, इस इंडस्ट्रियल पार्क को रेडी करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट लैंड भी प्रोवाइड कर सकती है। ये डिपेंड करता है प्योरली इंडस्ट्री प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो स्टेट गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल लैंड दे देगी, पॉलिसी सपोर्ट दे देगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे वो भाई कैपिटल लगा देंगे, और जब ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बन जाएगा उसमें उससे फिर पैसा कमाएंगे। या तो वो कंपनी को प्लॉट बेच देंगे या लीज पे दे देंगे, या फैक्ट्री के शेड को रेंट पे दे देंगे, या सर्विस चार्ज लेंगे, या वेयर हाउसिंग बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो कुल मिला के ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। स्टेट गवर्नमेंट अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के उसको थोड़ा सा गाइडेंस देके प्राइवेट प्लेयर के थ्रू बनवा देगी, ठीक है, लैंड सपोर्ट दे देगी, पॉलिसी सपोर्ट दे देगी, और प्राइवेट प्लेयर जो होंगे वो बेनिफिट कमा लेंगे जब कंपनी को देंगे। और कंपनी को प्लग एंड प्ले मॉडल पे रेडीमेड सब कुछ मिल जाएगा, उनको कुछ बनाना नहीं, उनको जाना है प्रोडक्ट स्टार्ट करना, बिजनेस करना है। तो ये है हमारी स्कीम का जो है वो टारगेट है, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन होगा, किन का सिलेक्शन होगा? जो प्राइवेट प्लेयर का सिलेक्शन होगा टू मेक द प्रोजेक्ट, वो एक चैलेंज बेसिस पे होगा, वो मेरिट पे होगा और रिफॉर्म रेडीनेस पे होगा। इनका टेस्ट लिया जाएगा, चैलेंज के हिसाब से उनके जो टेंडर्स होंगे उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करा जाएगा। ये जो मॉडल होगा वो प्लग एंड प्ले होगा, हम देख ही चुके हैं, रेडी टू ऑपरेट इंडस्ट्रियल स्पेसेस होंगे, जिससे हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेंगे, अप्रूवल बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। उसके अलावा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर डाला जाएगा, ग्रीन एनर्जी के सोल्यूशन अपनाए जाएंगे, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करा जाएगा, बहुत सारी अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को फोकस करेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही लोकेशन पे हो जाएंगी, जिसके कारण सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर को काफ़ी आसानी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 15 लाख जॉब जो हैं वो इस प्रोजेक्ट्स में, स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग, MSME, स्टार्टअप, ग्लोबल इन्वेस्टर, वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, लोकल कम्युनिटी, और इन सब को ही फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनेगी, रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये तो एक मतलब ये मैंने दे दिया आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले। लेकिन बस याद यही रखना है कि भाई ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत होगी। इसको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाएगा। ये अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल को मॉनिटर करेगा, जिसको स्टेट बनाएगी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट्स बनवाएंगी। 1 करोड़ तक का जो फंड है वो सरकार देगी, और उसके अलावा फिर 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक भी सरकार देगी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी सपोर्ट के लिए। बाकी तो ठीक ही है। बाकी भाई 100 के आसपास प्लान बनेंगे, 6 साल की स्कीम होगी, इतना आउटले होगा, इतना एकर्स होगा, इतना पार्क साइज होगा, तो ये सब 1-2 बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक है, तो ये स्कीम में इतना ही है, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे चांसेस है इस स्कीम से क्वेश्चन आने के। अब अगली जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ का जो आर्टिकल दिया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसका नाम यही है,
AMNS इंडिया, आंध्र प्रदेश स्टील प्लांट, ये नाम है। इस न्यूज़ में क्या बोला है, एक जॉइंट वेंचर बिटवीन टू कंपनीज। सबसे वाली कंपनी है वो है आर केलर मित्तल, ये कंपनी है एक, ये वर्ल्ड की टॉप स्टील कंपनी है। और दूसरी है निप्पॉन स्टील, ये जापान की बिगेस्ट स्टील कंपनी है। ये दोनों लोग मिलके इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा स्टील प्लांट बनाने वाले हैं। ये वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टील प्लांट्स में से एक होने वाला है, ठीक है। और ये जो स्टील प्लांट वो बनाने जा रहे हैं वो एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, वो एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नया प्लांट, फ्रॉम स्क्रैच। और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक ही जगह पे सब काम होगा, उसी जगह पे आयरन ओर को से स्टील बनाई जाएगी और उसी स्टील से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। तो ये एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और ये बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। और इस स्टील प्लांट को दो कंपनी के जॉइंट वेंचर से आर्केलर मित्तल और निप्पॉन स्टील, ये दोनों बना रहे हैं। और ये दोनों कहाँ बना रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली, ऐसा कुछ नाम है, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश ही याद रखना है, इतना डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, ठीक है। अब इस स्टील प्लांट की क्या क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, ये कुछ क्या उसके सिग्निफिकेंस होंगे। अब इनको हम हमारे नोट से देखते हैं, ठीक है। तो हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि ये एक जॉइंट वेंचर है, जो कि ग्रीनफील्ड है, इंटीग्रेटेड है। और अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा अभी हमने देखा कि भाई ये जो स्टील प्लांट है ये दो AMNS इंडिया, मतलब आर्केलर मित्तल निप्पॉन स्टील प्लांट इसको बोलेंगे, एक जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज़ में। ये ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और ये आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन है। अब अगर कोई IBPS का, बैंकिंग का, SBI का एग्ज़ाम होता तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाते और एक आधी फैक्ट इसका टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो पूछते। लेकिन क्योंकि और भी रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा हमको डिटेल में एक लेवल जाना पड़ेगा। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये जो है ये फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की फाउंडेशन स्टोन अभी रखी है सिंस 2010 में टाटा स्टील कालीगंगानगर में उड़ीसा में रखी गई थी। उसके अब 15-16 साल के बाद अब जाके इस तरह की साइज़ के, इस तरह के क्वालिटी, मतलब इस तरह के स्पेसिफिकेशन के स्टील प्लांट की नींव जो है वो रखी हुई है। तो ये आप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि इस प्रोजेक्ट्स में अराउंड 1.5 लाख करोड़, जो कि 1.4 से 1.5 ट्रिलियन के आसपास होता है, इतना इन्वेस्टमेंट होगा अलग अलग चरणों में, जिसमें से पहले फेज़ में इन्वेस्टमेंट होगा 70 से 80 करोड़ रुपए। दिस वी डो नॉट हैव टू रिमेंबर, हमको बस इसको याद रखना है। और टोटल प्लांट कैपेसिटी जो होगी उनकी होगी अराउंड 18 मिलियन टन पर ईयर। तो 17.8, हम 18 नहीं मान रहे हैं, इतना हमको एग्जैक्ट याद नहीं रखना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 2035 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा टारगेट करा जा रहा है कि अराउंड 40 MTPA 40 मिलियन टन पर ईयर का प्रोडक्शन होगा 2035 तक, वो हम अचीव कर पाएंगे। अराउंड 2-2.5 हज़ार के आसपास पहले फेज़ में लैंड भी अलॉट कर दी गई है। अराउंड ऐसा बोला गया कि सेकेंड फेज़ में 2000 और एकड़ हम लैंड अलॉट कर देंगे।
और इस प्लांट को 2030 तक फुल कमीशन फुल पावर में चालू कर दिया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश ही क्यों, वाई आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश को ही क्यों चुना? क्योंकि आंध्र प्रदेश बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही हैं और उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन भी उस स्टेट की ऐसी है जो कि स्टील प्लांट के सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहला यह है कि भाई सारे क्लियरेंस जो हैं, जितने भी लैंड एक्वायर करना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी क्लियरेंस होते हैं वो स्टेट आपको 15 मंथ के अंदर दिला देगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अगर ये कर देगा तो ये एक नेशनल केस स्टडी बन जाएगी, ऐसा कभी हुआ नहीं है। दूसरा यह है कि स्टेट अपने बजट से 20 साल के स्पैन में 28,000 करोड़ के आसपास का पैकेज जो है, इतना पैसा जो है वो स्टील प्लांट को देगा। ये अराउंड $3.3 बिलियन होता है। 28,000 करोड़ याद रखना है। और ये जो पैसे देगा वो अलग अलग चरणों में, अलग अलग फेसेस में, ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 20 ईयर, ओवर द स्पैन ऑफ 20 ईयर देगा, जो कि माइलस्टोन से लिंक्ड है। जैसे मान लो एक हमने फेस चालू कर दिया तो भाई हमने 500 करोड़ रुपए दे दिए या 1000 करोड़ रुपए देगी, इस तरह से वो धीरे धीरे देगा। लैंड परचेज में स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं करें, इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है वो 15 साल तक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा, फुल रिफंड मिलेगा सेल्स टैक्स और नेट स्टेट जीएसटी में। उसके अलावा जो भी फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करा जा रहा है, अराउंड 673 फैमिलीज़ को जो है वो डिस्प्लेस करा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो उनकी फैमिली को अराउंड 3,000 पर मंथ स्पेशल रेंटल अलाउंस, भाई उनको वहाँ से कहीं और किराए से रहना पड़ेगा, तो 3,000 रुपये महीना जो है वो गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की वो उनको देगी। ये पहली बार हुआ है इंडिया में। उसके अलावा ये जो ओर है, आयरन ओर जो है वो स्लरी पाइपलाइन है बेलादिया माइंस में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ से उस पाइपलाइन को ऑलरेडी पाइपलाइन गई है। उस पाइपलाइन से को 54 किलोमीटर और राज्य पेठा तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि भाई क्योंकि इंटीग्रेटेड प्लांट है तो यहीं पे आयरन ओर आनी चाहिए। अब आंध्र प्रदेश में आयरन ओर तो नहीं है, लेकिन उसके बाजू में छत्तीसगढ़ में एक बेलादिया माइंस है, उससे एक पाइपलाइन जो है, स्टडी पाइपलाइन जो है वो यहाँ तक आई है, तो उसको 54 किलोमीटर और बढ़ा के उसी साइड पे ले आया जाएगा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। ये यहीं पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली यार फ्लैट स्टील को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह हेल्प करा जाएगा और यहीं से रॉ स्टील आएगी। कोस्टल लोकेशन है क्योंकि आंध्र प्रदेश का, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके अलावा हमारा इंडिया का जो टारगेट है स्टील का वो है 300 MTPA क्रूड स्टील कैपेसिटी करना है हमको 2030 तक, जिसमें वो लगे हुए हैं। तो एक बेसिक सा फैक्ट है, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत कॉमन फैक्ट भी है और ये फैक्ट जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये याद रख लेना। अब डेफिनेटली ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इतना तो हमको नहीं सोचना है, लेकिन मान लो आ भी गया इस तरह का कुछ क्वेश्चन, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। कुछ नेगेटिव्स भी होंगे जैसे लैंड डिस्प्लेस होगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगी। बहुत ही जनरलाइज बेनिफिट और नेगेटिव्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, तो ये हमको याद रहने चाहिए। याद तो नहीं रहना चाहिए, ये बस हमको समझ लेना है, याद नहीं करना है, उसी समय एग्जाम में निकल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं वो है अबाउट एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक क्या कर रही है? एक्सिस बैंक 1500 करोड़ का कैपिटल जो है अपनी खुद की एक NBFC आर्म एक्सिस फाइनेंस में डाल रही है। अब इस न्यूज़ में थोड़ा सा मतलब एक तो करंट अफेयर भी है, कि भाई एक्सिस बैंक कितना अमाउंट जो है वो इसमें डाल रही है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा ये है कि भाई एक RBI का एक नोटिफिकेशन वो भी इस न्यूज़ में इन्वॉल्व हो रही है, तो इस कारण ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये फाइनेंशियल करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस न्यूज़ को, इस अफेयर को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो एक्सिस बैंक है वो क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक का एक फाइनेंशियल आर्म है, NBFC आर्म है जिसका नाम है एक्सिस फाइनेंस। इसमें वो
इसमें वो अराउंड 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो इन्वेस्ट हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है थ्रू राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है ये देखते हैं। राइट इशू में जो कंपनी रहती है, कोई भी कंपनी, यहाँ पे एक्सिस फाइनेंस ये वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर खरीदने के राइट दे देती है। गिव राइट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन सा है? एक्सिस बैंक। टू परचेज न्यू शेयर। एक्सिस फाइनेंस ने ये राइट दे दिया है एक्सिस बैंक को, जो ऑलरेडी एक्सिस फाइनेंस की शेयर होल्डर है, क्योंकि 100% शेयर एक्सिस फाइनेंस के, तो 100% शेयर इसके तो इसी के पास है ना, तो ये शेयर होल्डर हुआ इसका। तो अब एक्सिस बैंक अपने और शेयर्स निकाल रहा है, अभी 100 थे अब 150 कर रहा है, और वो 50 शेयर का भी राइट इसी को दे रहा है कि भाई आप 1500 करोड़ रुपए हमको दे दो और आप हमारा और शेयर ले लो। तो ये कहानी है, तो इसको हम राइट इशू बोलते हैं। तो ये हम थोड़ा सा भटक गए अपने टॉपिक से, लेकिन हाँ ठीक है, राइट इशू के थ्रू एक्सिस जो एक्सिस फाइनेंस है उसमें एक्सिस बैंक 1500 करोड़ रुपए और पंप कर रहा है। अब हमको ये भी समझना होगा कि भाई ये जो NBFC है एक्सिस बैंक की, एक्सिस फाइनेंस जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या है? तो ये उसके बहुत सारे काम हैं। ये पर्सनल लोन देती है। उसके अलावा ये होम लोन्स हो गया, या MSME को अगर लोन चाहिए है वो हो गया, या रियल एस्टेट उसको अगर फाइनेंस करना है तो ये बैंक NBFCs देती हैं। तो बैंक की तरह ही लोन दे रही है, लेकिन रूल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल है। अब एक्सिस बैंक ने पैसा क्यों दिया? चलो ठीक है, वो भी तो काम कर ही रही थी, तो 1500 करोड़ रुपये दिया, लोन तो ये भी दे रही है, लोन तो ये भी दे रही है, तो भाई यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? वॉट वॉज द नीड टू ट्रांसफर द मनी? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि भाई उसको बिजनेस बढ़ाना है एक्सिस फाइनेंस का, कि ज़्यादा कैपिटल अगर हम देंगे उस NBFC में तो ज़्यादा लोन होगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या उनको हो सकता है कि जो NBFC है उनकी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना हो, जैसा कि RBI अलग अलग रूल्स में कहती है कि NBFC को सशक्त बनाओ। या उनको हो सकता है कि भाई फ्यूचर IPO भी लाना हो सकता है, दे वांट टू लॉन्च IPO इन फ्यूचर। तो बहुत सारे कंपनी को ही बड़ा बनाना है, एक्सिस फाइनेंस को बहुत बड़ा बनाना है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस कारण उन्होंने फंडिंग करी। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई ठीक है, एक ने 1500 करोड़ रुपये दूसरे में दे दिए, बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है? वो आता है RBI के रूल्स में। पहले क्या था? RBI ने एक रूल बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो बैंक्स हैं और उनके NBFCs जो हैं वो सेम टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर एक बैंक एक तरह का लोन दे रहा है तो उसका NBFC उसी तरह का लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसके हिसाब से NBFC जो एक्सिस, अब भाई एक्सिस फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही है, लेकिन ये रूल भी था RBI का। तो उसके लिए पहले क्या कर रहा था एक्सिस बैंक ने? क्या कर रहा था, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी मॉर्गन स्टैनली, ये नहीं मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आई वांट टू टेल यू, जिससे कि थोड़ा सा हमको समझ में आया कंटेक्स्ट और याद चीज़ें अच्छे से पाए। तो उन्होंने क्या करा था, मॉर्गन स्टैनली को बोला था कि भाई तुम एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढो जो कि ऐसा 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपए एक्सिस फाइनेंस में डाले, हमारी NBFC स्ट्रॉन्ग बनाए और हम बाद में IPO लाएँ, अपना प्रॉफिट करें। क्योंकि अब क्या हुआ है कि पहले तो क्योंकि RBI का रूल था तो उसने इसको हायर कर लिया था,
लेकिन अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है कि अब एक नया रूल आरबीआई ने लॉन्च करा है। रूल को रिवाइज कर दिया गया है और रूल रिवाइज करने के बाद उन्होंने बोला है कि भाई अब एनबीएफसी में उसका बैंक डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। तो बैंक कैन इन्वेस्ट इन एनबीएफसी, बैंक कैन इन्वेस्ट इन एनबीएफसी, और वो एक ही तरह के बिजनेस कर सकते हैं। तो अब जब आरबीआई का ये नोटिफिकेशन आया तो बैंक को लगा कि भाई अब क्या, आप हमको एक्सटर्नल इन्वेस्टर की क्या ज़रूरत है। मॉर्गन स्टैनली से बोला कि भाई हम खुद कर लेंगे, और खुद करने के लिए ही उन्होंने 1500 करोड़ रुपए एक्सिस फाइनेंस में डाल दिए। तो न्यूज़ इतनी है कि एक्सिस बैंक ने एक्सिस फाइनेंस में 1500 करोड़ रुपए डाले राइट इशू के थ्रू। पहले नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि आरबीआई मना कर रहा था, अब डाल पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने परमिशन दे दी है। उसी को थोड़ा सा हमने नोट्स में इंक्लूड करा है, वो एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। एक्सिस बैंक जो कि 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का, उसकी एक होली ऑन सब्सिडी है, ओनली ऑन एनबीएफसी सब्सिडरी है जिसको एक्सिस फाइनेंस बोलते हैं। उसमें 1500 करोड़ रुपए वो अब डालेंगे, बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा ट्रांसेस में डेफिनेटली। और ये जो होगा ये राइट इशू के अंतर्गत इसको करा जाएगा। डायल लाइन ऑफ इन्फ्यूजन वी डोंट हैव टू रिमेंबर। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मैंने इसलिए इंक्लूड करा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें जो दो पार्टीज जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होती हैं। तो यही रिलेटेड ही है भाई, उसी की सब्सिडरी है। तो पहले क्या था, क्या हुआ था कि 2024 में एक सर्कुलर आया था आरबीआई का, अक्टूबर 24 में। उन्होंने ये बोला था कि अगर एक बैंक है, ओनली सिंगल एंटिटी विद इन अ बैंकिंग ग्रुप कुड अंडरटेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ परमिसिबल बिजनेस। मतलब अगर एक बैंकिंग ग्रुप में, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक एक ग्रुप है, उसमें अगर एक्सिस बैंक जो है वो एक तरह का एजुकेशन लोन दे रहा है, तो उसकी जो सब्सिडरी है एनबीएफसी वो लोन नहीं दे सकती। तो ये था। तो लेकिन अब जिसके कारण हुआ क्या कि भाई वो एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गाइडलाइन को रिवाइज कर लिया गया है और जिसके कारण अब एनबीएफसी जो है उसमें पैसा दिया जा रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल एंट्रीज विद इन अ बैंकिंग ग्रुप कैन अंडरटेक अ सेम लाइन ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल एंड एडिक्वेट रैशनल एंड जस्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। वो जो मॉर्गन स्टैनली की बात मैंने लिखी है उसी को मैंने इसमें बताया हुआ है। उसके बाद ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो एक्सिस फाइनेंस जो है वो अपर लेयर एनबीएफसी जो होगी 2026-27 बन जाएगी। इसको याद नहीं रखना है, बस मैंने इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया कि अपर लेयर एनबीएफसी क्या है। एनबीएफसी बहुत सारे भागों में क्लासिफाइड है, उसमें से एक होती है अपर लेयर एनबीएफसी। जब एनबीएफसी के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। अभी आई डोंट थिंक इट्स अ राइट प्लेस, राइट टाइम टू डू द डिस्कशन ऑन अपर लेयर एनबीएफसी। लेकिन ये चीज़ होती है, तो जब अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी जरूर पढ़ लेना। अब अगली जो न्यूज़ आई है वो है अबाउट स्मॉल, वो भी एक कैबिनेट का ही डिसीजन है, अबाउट स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम। एक कैबिनेट ने लॉन्च करी है। ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डेफिनेटली अगर हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं तो MNRE ही इसको इंट्रोड्यूस करेगा। इसको इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम होगा। इस स्कीम को हम देखने से पहले थोड़ा सा, जैसे हमने बाकी न्यूज़ में देखा, थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे हमको इजी होगा इसके फैक्ट्स को याद करना। तो हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2585 करोड़ की एक प्लान लॉन्च करा है टू प्रमोट स्मॉल हाइड्रो पावर। इसको हम SHP भी बोलते हैं। और उनका टारगेट है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसने इतना पैसा दिया है। उसका टारगेट है कि हम अराउंड 1500 के मेगावाट के आसपास
का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम इनके थ्रू जनरेट कर पाएँ। अब इस न्यूज़ में इसके फीचर्स के लिए में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि स्मॉल हाइड्रो पावर होता क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि छोटे लेवल के हाइड्रो पावर प्लांट जो पानी की फ्लो से बिजली बनाते हैं। तो ये तो मैं डैम की आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डैम भी तो यही होता है कि डैम भी पानी की फ्लो से बिजली बनती है। लेकिन बात यह है, डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब अराउंड 25 मेगावाट के आसपास की इनकी कैपेसिटी होती है, वो या उनसे कम, इतना ही होते हैं। और वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिवर यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, या कोई कैनाल फ्लो कर रहा है, उसमें पानी जा रहा है, तो क्या होता है कि वो यहाँ से एक छोटा सा गैप दे देंगे, पानी की फ्लो काट देंगे, पानी यहाँ से जाने लगेगा। फिर वो क्या करेंगे, पानी में टरबाइन लगा देंगे, सिंपल छोटा सा टरबाइन है वो लगा देंगे, और टरबाइन घूमेगा, उसको कनेक्ट कर देंगे जनरेटर से, और उसके बाद कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट होने लगेगी। तो यही काम डैम भी करता है ये, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे करता है, बहुत सारी बिजली बनाता है। लेकिन जो स्मॉल पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे स्तर पे, बहुत छोटी सी नदी भी अगर जा रही है, उसका बहाव सही है, तो वहाँ पे भी आप इन प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि 25 मेगावाट या उससे कम की बिजली जनरेट कर सकते हैं, ये करेंगे। तो ये स्कीम जो है वो क्यों लाई गई, ये स्कीम जो है ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लाई गई। और क्लीन एनर्जी के साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो है कि रिमोट एरियाज़ में बिजली प्रोवाइड करने के लिए, जैसे विलेजेस हो गए, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, है ना, या माउंटेन रीजन हो गया, वहाँ पे द रिवर फ्लो अच्छा रहता है लेकिन बिजली नहीं रहती, तो वहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स कैनाल पे ये प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, तो उनको बिजली मिलेगी, उनका डेवलपमेंट होगा, और कोल डिपेंडेंसी जो है डेफिनेटली वो कम होगी, थर्मल पावर के ऊपर प्रेशर कम होगा। अब ये स्कीम एक ओवरऑल स्कीम बताई है। अब इसी स्कीम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन फीचर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि अराउंड 2500 करोड़ के आसपास, 2585 करोड़ के आसपास का इनका टोटल आउटले हुआ है, और स्कीम 5 साल तक के लिए रहेगी, 2031 में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2026 में लॉन्च हो रही है। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो चलाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी। और इस स्कीम के अंतर्गत जैसा कि हमने पहले देखा कि अराउंड 1500 मेगावाट का टारगेट है, 1.5 गीगावाट बोलते हैं इसको, इतने कैपेसिटी के हमको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है। और हर एक प्लांट की साइज़ जो होगी वो 25 मेगावाट से कम की होगी, इसलिए उसको स्मॉल हाइड्रो पावर की डेफिनेशन ही यही है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस थोड़ा सा पेचीदा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो अराउंड 3.6 करोड़ पर मेगावाट रहेगा। पहले इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का है, अगर कोई प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का बन रहा है, तो उसमें 3.6 मतलब अराउंड 36 करोड़ के तक है ना, कैप्ड एट, है ना, 36 करोड़ तक का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है सरकार द्वारा वो मिल सकता है। अगर कोई सिर्फ एक ही मेगावाट का प्लांट बन रहा है तो सिर्फ 3.6 CR ही उनको मिलेंगे। अब ये तो जनरल फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अगर मान लो कहीं जब मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेन एरिया में बन रहा है, या साउथ में बन रहा है, या मध्य प्रदेश में बन रहा है, या राजस्थान में बन रहा है, राजस्थान की कोई, मध्य प्रदेश की कोई नदी में अगर प्रोजेक्ट पावर प्लांट बन रहा है, तो ये उसका फाइनेंशियल असिस्टेंट है। लेकिन अगर किसी स्ट्रेटेजिक एरिया में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इस तरह का स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें ये कैलकुलेशन नहीं होगा, वो सीधे सीधे आपको एक प्रोजेक्ट के 30 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली इनमें ज़रूरत ज़्यादा है, इस कारण 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो 3.6 करोड़
पर मेगावाट इन जनरल एरिया और 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट इन स्ट्रेटेजिक एरिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो पीआईबी में भी दिया हुआ है और जो न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि हमारा इंडिया का टारगेट है हाइड्रो पावर एनर्जी का, वो है 21.4 गीगावाट हमको जनरेट करनी है, इंस्टॉल करनी है बाय 2030। ठीक है, और अभी हमारा 5.1 गीगावाट जो है वो अभी हमारा करंट हाइड्रो पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी क्या है, इंस्टॉल्ड ही है, और हमको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट होंगे, हम रन ऑफ रिवर को यूटिलाइज कर पाएंगे, हमको बहुत बड़े डैम नहीं बनाना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है हमको, ये हिली और नॉर्थ ईस्टर्न टेरेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है, एक पीआईबी में एक चीज़ और दी हुई है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो, दो तरह के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, पहला हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो 25 मेगावाट से लेस होता है, उससे कम होता है। तो ऐसे प्लांट्स को मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कंट्रोल करता है। और 25 मेगावाट से ज़्यादा के जो पावर प्लांट होती है उसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो होती है वो उसके अंडर ये प्लांट्स आते हैं। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और जो लार्ज हाइड्रो पावर है 25 मेगावाट के अबव उनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो रेगुलेट करता है। अब अगली जो न्यूज़ है वो है अबाउट नेशनल हाईवे 927 पर जो ऑलरेडी एक रोड थी, उस रोड को रिकंस्ट्रक्ट करके एक 4 लाइन हाईवे जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनेगा और बाराबांकी से बहराइच को कनेक्ट करेगा। इसकी कीमत अराउंड 7,000 करोड़, एग्जैक्ट 6969, ये याद आप लोगों को हो ही जाएगा, इतनी करोड़ रुपए आएगी। ये कैबिनेट का डिसीजन है, इस कारण इसको मैंने बताया। हालांकि ये न्यूज़ इतना मतलब नेशनल न्यूज़ में ही आएगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि कैबिनेट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस कारण इसको देख लो एक बार। ये बहुत ही मतलब सीधी सीधी न्यूज़ में कोई ऐसा यू डोंट हैव टू कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं समझना, बस यही याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है। 101 किलोमीटर्स की ये कॉस्ट है, 927 नेशनल हाईवे पे ये बन रहा है, ये उसकी रूट है, और 4 लाइन होगी, उसकी एग्जिस्टिंग हाईवे सेक्शन को 4 लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हाईवे में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उसको इम्प्लीमेंट करती है, और ये जो मॉडल होगा जो ये अपनाएगी वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ही अभी फेमस है, फेमस क्या बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा चल रहा है। इसके पहले के जो 2 मॉडल थे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ये उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, इस कारण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो डेफिनेटली यही इसी से क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और बाकी मॉडल से वो कैसे डिफरेंट है, उसको समझने के लिए हमको ये टेबल समझनी पड़ेगी। क्या होता है, सबसे पहले है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। इसमें क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी वो अपना पूरा कैपिटल लगाती है, पैसे लगाती है और रोड बनाती है। तो प्राइवेट कंपनी ने रोड बना ली अपना पैसा लगाने के बाद, और पैसा लगाने के बाद जब रोड बन जाती है तो उस पर वो लगाती है टोल, और टोल से उसको वो रिकवर करती है, और रोड बनाने के लिए वो अपना टेंडर जारी करती है। उस टेंडर को एनएचएआई एक्सेप्ट करता है, जिसका टेंडर कम होता है, क्वालिटी ज़्यादा होती है, उसको टेंडर मिल जाता है, वो रोड बनाती है, और फिर बहुत सालों तक टोल लगा के खर्चा जो है वो रिकवर करती रहती है, और कुछ दिक्कतें आती है तो उसमें मरम्मत करके रोड को अच्छी लेवल पे रखती है। ये गवर्नमेंट के लिए तो फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि उनकी जेब से कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन ये डेवलपर के लिए बहुत ही रिस्की गेम था, और डेवलपर को बहुत पैसे देने पड़ रहे थे, और उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है,
तो डेवलपर को बचाने के लिए, उसको थोड़ा सा सुविधाएं देने के लिए, उसको एंकरेज करने के लिए एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल फिर बाद में गवर्नमेंट ने लॉन्च करा। उसमें क्या करा उन्होंने, बिल्कुल इससे अपोजिट चीज़ थी। जैसे ये प्राइवेट कंपनी सब कुछ बना रही है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या था, इसमें गवर्नमेंट जो थी यही 100% पे करके रोड को बनाएगी, और गवर्नमेंट ही, मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट टेंडर ही देगी एक किसी भी कंस्ट्रक्टर को। जो ठेकेदार है, कंस्ट्रक्टर है, वो रोड को बना देगा, अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, और रोड बनाने के बाद जो पैसा उसने दिया है गवर्नमेंट ने, 100% पे जो उसने करा है, वो फिर उसको टोल से गवर्नमेंट वसूलेगी, गवर्नमेंट पैसा लेगी। जो रोड का कंस्ट्रक्शन का बस काम था वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा। बाकी पूरा जो मैप सैंक्शनिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाकी जितने काम रहते हैं, लैंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब गवर्नमेंट ही बियर करेगी। बस वो कंस्ट्रक्शन करने की चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर लेगा। तो जैसा इसमें इस बीओटी मॉडल में प्राइवेट कंपनी को लॉस हो रहा था, वैसे ही अब गवर्नमेंट को उसमें लॉस और दिक्कतें होंगी। तो इस दोनों को मिला के एक 20 का मॉडल बाद में बना, जिसमें दोनों को ही प्रॉफिट हो। उस मॉडल को नाम दिया उन्होंने हाइब्रिड एनुटी मॉडल। हाइब्रिड एनुटी मॉडल में क्या होता है, जो डेवलपर रहता है, जो प्रोजेक्ट को बनाता है, वो टोल से पैसा नहीं कमाता, वो कमाता है गवर्नमेंट की फिक्स्ड पेमेंट से, जिसको एनुटी बोलते हैं, उनसे पैसा कमाता है। टोल से पैसा नहीं कमाता, वो गवर्नमेंट की फिक्स पेमेंट से पैसा कमाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हाइब्रिड एनुटी मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले जो NHAI है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, डेवलपर को 40% पेमेंट दे देती है। फॉर एग्जांपल 100 CR का एक हाईवे बनना है 100 किलोमीटर का, तो 40 करोड़ रुपए जो है वो अपफ्रंट तुरंत एक डेवलपर को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। और जो बाकी का 60% है वो डेवलपर को इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और ये पैसा जो इंस्टॉलमेंट में डेवलपर को मिलेगा, 60% ऑफ द अमाउंट, मतलब यहाँ पे 60 करोड़ रुपए, वो उसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद मिलेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसमें डाउट लोगों को आता है कि भाई चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें डेवलपर को क्या फ़ायदा होगा? डेवलपर ऐसा क्यों बोलेगा कि भाई 40% दो और तुम 60% बाद में देना? तो इसमें क्या होता है डेवलपर का, कि डेवलपर फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ रुपए की एक हाईवे बनना है, तो 40 करोड़ रुपए दे देगा हमको गवर्नमेंट, और सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही हमको लगाने हैं, सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही डेवलपर को लगाने हैं, और एक रोड बना लेनी है। तो डेवलपर अपना मार्जिन तो निकाल लेगा, है ना। अगर डेवलपर मान लो 100 करोड़ रुपए में 100 करोड़ की रोड बना रहा है, तो सरकार को दे रहा है, लेकिन वो तो 90 करोड़ रुपए में बना लेगा, क्योंकि वही तो प्रॉफिट, जो जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं यही तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसका 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट यहाँ से आ गया, और बाकी जो उनको जो इंस्टॉलमेंट में 60 करोड़ रुपए 60% पैसा मिलेगा, वो उनको इंटरेस्ट में होगा, वो उनको उसका ब्याज भी उनको मिलेगा। तो डेवलपर को सिर्फ पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उनको वो 60 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो उसको इंटरेस्ट से भी पैसा आएगा, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेगा उसका भी प्रॉफिट कमा लेगा। और डेफिनेटली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला पेमेंट तो सरकार देगी उनको, वो तो अलग पेमेंट है। तो उससे डेवलपर भी खुश हो रहा है, सरकार भी खुश हो रही है, जनता भी खुश हो रही है। ठीक है, तो इधर पे रिस्क जो है वो शेयर हो रहा है। ये बैलेंस मॉडल है,
और इसमें सबकी विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट इसलिए खुश हो रही है कि उनको भाई सिर्फ अभी 40% ही पैसा देना है और उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह में दिमाग नहीं लगाना। प्राइवेट प्लेयर इसलिए खुश हो रहा है, डेवलपर इसलिए खुश हो रहा है कि उनको भाई पैसा सरकार दे रही है और उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जो पैसा वो बाद में देगी। और जो जनता जो है, पब्लिक इसलिए खुश हो रही है क्योंकि हमको भाई रोड अच्छी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रही है। तो ये था। हालांकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करा है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ो या बहुत आगे भी कॉन्सेप्ट आए इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो तो ये आपको क्लियर हो पाए। बाकी एग्ज़ाम में तो बस यही पूछेंगे, अगर पूछेंगे कि भाई कितना कॉस्ट है इसकी, कौन से हाईवे में बन रहा है, कितनी लेंथ है, अगर पूछेंगे तो कहाँ से कहाँ को कनेक्ट कर रहा है। बाकी दे विल नॉट आस्क एनीथिंग, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इंक्लूड करा था और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी के साथ हम हमारा 19 मार्च का बिजनेस स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।